हेलो एवरीवन, हियर आई कोमल शर्मा वेलकम्स यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ गार्गी क्लासेस। तो जैसा कि हमारा प्रॉमिस था कि आपको राजस्थान जीके का इंग्लिश में कंटेंट अवेल करवाना, सो अकॉर्डिंगली मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है रिलेटेड टू योर राजस्थान जीके का जो भी करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड, जो कि आपके आरपीएससी एग्जाम में बहुत हद तक और बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो आइए, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, हियर आई एम मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन। तो आज का हमारा करंट जो इशू है दैट इज हु हैज सबमिटेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड सबमिटेड द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। तो आपका यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आरपीएससी से आता है। अब आरपीएससी क्योंकि आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो आपको आरपीएससी से रेलेवेंट जो भी करंट इश्यूज हैं वो ध्यान में रखने हैं, दैट इज ऑल रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हमें ये पता करना है कि इसका रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसने गवर्नमेंट को सबमिट किया है, वो रिपोर्ट किसने गवर्नमेंट को सबमिट की है। ठीक है, सो दिस वाज सबमिटेड बाय नन अदर देन वासुदेव देवनानी। तो वासुदेव देवनानी ने इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को सबमिट किया है। द रिपोर्ट इज ऑल अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरपीएससी कि आरपीएससी में और क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं और क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आरपीएससी के से रिलेटेड मैं आपको छोटा सा एक क्रिस्पी सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का रीसेंट जो अमेंडमेंट है उससे पहले 1947 में जो पब्लिक सर्विस कमीशंस थे राजस्थान में वो 3 प्लेसेस पे थे। जी हाँ, अभी तो सिर्फ एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। बट अर्लियर 1947 की बात करूं तो देयर वर 3 पब्लिक सर्विस कमीशंस इन राजस्थान पर्टिकुलर, जिसमें पहला था बीकानेर, दूसरा जोधपुर एंड तीसरा जयपुर। इंडिपेंडेंस की बात में जैसे ही प्रेजेंट डे आरपीएससी की हम बात करते हैं, राजस्थान का पूरा डेवलपमेंट जब होना शुरू हो गया था तो इट वाज डिसाइडेड थ्रू द अमेंडमेंट कि सिर्फ एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन होगा पूरे स्टेट में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी डिस्कशंस थे, जो भी अमेंडमेंट्स थे या जो भी नई नई कमिटीज बैठी थी, दैट वाज ऑन 20th of August 1949। तो 1949 के 20th of August को ठीक है, इट वाज डिसाइडेड कि एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। एग्जीक्यूशन इसका थोड़ा बाद में होता है, इसके चेयरमैन का सिलेक्शन या चेयरमैन का हम बोल सकते हैं अपॉइंटमेंट बाद में होता है, इसके मेंबर्स बाद में अपॉइंट किए जाते हैं एंड द मेंबर्स वर अपॉइंटेड ओवर ऑन 22 दिसंबर 1949। तो 22 दिसंबर 1949 में इसके जो भी मेंबर्स हैं वो अपॉइंट हुए थे और प्रॉपर इसका एग्जीक्यूशन आप 22 दिसंबर 1949 को ही मान के चलते हैं। उस टाइम पे इसके जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो दोज वर 3 मेंबर्स हुआ करते थे आरपीएससी में। 1949 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें एक चेयरमैन हुआ करता था और 2 बाकी के मेंबर्स हुआ करते थे। फिर और अमेंडमेंट्स हुए और कमिटीज के थ्रू जब बातें हुई या फिर जो भी सोल्यूशंस पे पहुंचे, तो अब जो प्रेजेंट डे आरपीएससी है उसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं। 8 में से एक चेयरमैन है, रिमेनिंग 7 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका ओवरऑल स्ट्रक्चरल जो भी इंफॉर्मेशन है। वर्किंग जो ड्यूरेशन होता है आरपीएससी मेंबर्स की, आरपीएससी चेयरमैन की, वो होती है या तो 6 इयर्स या फिर होता है 62 इयर्स, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, तो 6 इयर्स और 62 इयर्स ये इसका वर्किंग ड्यूरेशन हो गया। अब मैं बताऊं कि ये जो मेंबर्स हैं या जो चेयरमैन है ऑफ आरपीएससी, दीज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ राजस्थान। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? गवर्नर करता है। इनका सस्पेंशन भी गवर्नर ही करता है ऑफ राजस्थान। लेकिन अगर इनको इनके डेजिग्नेशन से हटाना है, पोजीशन से हटाना है, तो दैट इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हटाने का काम प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, बाकी अपॉइंटमेंट का और सस्पेंशन का जो काम होता है वो होता है आपके गवर्नर का। राइट, तो इस तरीके से ये पूरा इंफॉर्मेशन है, छोटा सा आपके पास क्रिस्पी सा इंफॉर्मेशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी रिसेंट और बातें चल रही हैं कि इसके मेंबर्स, आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं, रीऑर्गेनाइजेशन में जो बात चल रही है दैट इज कि आरपीएससी मेंबर्स में इंक्रीमेंट होना चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए द मेंबर्स ऑफ द आरपीएससी। ठीक है, तो इसका ये छोटा सा ओवरऑल डिस्कशन इंफॉर्मेशन था रिलेटेड। रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है आरपीएससी, वो आपको और रिसर्च करना है और भी आपको चीजें स्टडीज करनी है। राइट, सो दिस इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर।
Next question we do have is, which department has awarded the best digital marketing award at the annual convention of the Indian Association of Tour Operators? So IATO. तो सबसे पहले तो आपको IATO इस एक्रोनिम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि IATO का फुल फॉर्म. तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के एनुअल कन्वेंशन में किसको बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग अवार्ड मिला है? तो वो मिला है राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट को. ठीक है, तो राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट वाज अवार्डेड एज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग अवार्ड एट द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स. तो ये जो टूर ऑपरेटर्स का ये जो एसोसिएशन है, बेसिकली हम मान सकते हैं जो टैक्सी चलती है ना टूरिज्म के लिए, आपने देखा होगा वैन चलती है, बड़ी बड़ी बसेस चलती है, छोटी बसेस चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं. तो इनका एक प्रॉपर एसोसिएशन है, इन टूरिस्ट ग्रुप्स का एक प्रॉपर एसोसिएशन है. उसमें बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग का अवार्ड आपके राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट को मिला था. राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो होता है आपके 1956 में. 1956 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट का. ठीक है, अगर इसके डायरेक्टोरेट की बात करें तो इसके डायरेक्टोरेट का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है आपके एक साल पहले 1955 में. ठीक है, अगर मैं बात करूं राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट कमिटी की, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा बाद में होता है आपका आरटीडीसी का, जिसमें 26 नवंबर 1978 एक डेट है हमारे पास, दूसरी डेट है 1 अप्रैल 1978. ठीक है, और इसको इंडस्ट्रियलाइज कब किया गया था? पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट को इंडस्ट्रियलाइज किया गया था, या इसको एंटरप्रेन्योरशिप का जो पोजीशन है वो कब मिला था टूरिज्म को, वो भी मैं आपको बताती हूँ. सो दैट वाज द पोजीशन ऑफ टूरिज्म, मतलब द पोजीशन ऑफ एंटरप्रेन्योर या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइज कब किया गया था आपके टूरिज्म को? दैट वाज ऑन मार्च 1989 में. ठीक है, 1989 में इसको इंडस्ट्रियलाइज किया था. हाफ ऑफ द पोर्शन वाज डन ओवर देयर. और ये जिस कमिटी के अंडर हुआ था, द कमिटी एट दैट टाइम वाज मोहम्मद यूनुस कमिटी. अब मैं बोलूं कि राजस्थान टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है वो कंप्लीटली इसको इंडस्ट्रियलाइज किया गया है अभी रिसेंटली, दैट वाज ऑन 2022 को. ठीक है, तो राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी. क्वेश्चन वी डू हैव कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग का अवार्ड राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट को मिला था इन एन एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ऑल अबाउट वुशु. वुशु गेम से रिलेटेड है. वुशु बेसिकली मार्शल आर्ट होता है. सो विच प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड इन द इंडियन वुशु टीम फॉर द एशियन वुशु कॉम्पिटिशन? तो एशियन वुशु कॉम्पिटिशन में इंडिया की कौन से प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है? सो हियर डू हैव द 2 प्लेयर्स, नितिका बंसल एंड जानवी मेहरा. नितिका बंसल जो है ये बहुत ही शानदार न्यूज है फॉर राजस्थान कि ये दोनों ही राजस्थान से हैं. नितिका बंसल इज फ्रॉम गंगानगर और जानवी मेहरा जो है वो है जयपुर से. ठीक है, नितिका बंसल का जो सिलेक्शन हुआ है दैट इज हम मान सकते हैं अंडर 65 kg, राइट. और जो जानवी मेहरा है इनका सिलेक्शन हुआ है अंडर 55 kg. क्लियर है? तो इस तरीके से दीज 2 प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंडियन वुशु टीम फॉर एशियन वुशु कॉम्पिटिशन. खैर है, तो इस तरीके से यू मस्ट हैव नोन कि रिसेंट जो गेम्स है, रिसेंट जो कॉम्पिटिशन्स है, उसमें राजस्थान से रिलेटेड कौन से प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है. हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द यूनाइटेड नेशन फ्यूचर समिट हेल्ड एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क? तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर सबसे पहले होते हैं न्यूयॉर्क में. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है. और इसका जो फ्यूचर समिट है वो भी न्यूयॉर्क में ही हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस फ्यूचर समिट. ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं फ्रॉम इंडिया, दैट इज डॉक्टर अरविंद माथुर. तो डॉक्टर अरविंद माथुर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इन द यूनाइटेड नेशंस फ्यूचर समिट, जो कि होने वाला है यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में. तो यहाँ पे 2 से 3 आपके पास क्वेश्चंस बन जाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि डॉक्टर अरविंद माथुर कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को.
ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन फ्यूचर समिट को कहाँ पे रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे इसका समिट जो है वो कहाँ हेल्ड हुआ था, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब स्टैब्लिश्ड होता है। सो इट वाज स्टैब्लिश्ड ऑन 24th of October 1945 में इट वाज स्टैब्लिश्ड। यूएनओ वाज स्टैब्लिश्ड ऑन 24th of October 1945 को। अभी जो ये समिट है, ये जो फ्यूचर समिट है वो होने जा रही है, आज से ही शुरू हो गई है। तो 20 सितंबर से लेके 23rd of September, मतलब कल से शुरू हो गई थी, 20 सितंबर से लेके 23rd of September तक ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ये समिट रहेगा। और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताती हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको बताती हूँ मैं, सबसे पहला जो इसका मेन पर्पस है इस समिट का, दैट इज कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। दूसरा, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना। तीसरा, एआई से रिलेटेड, दैट इज डिजिटल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड मैनेजमेंट इश्यूज को सॉर्ट आउट करना। अब एआई की मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जितना पॉजिटिवली हमारे लिए वर्क कर रहा है उतने ही इसके नेगेटिव यूसेज भी हो रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। रिसेंटली आपने सुना होगा कि लेबनान की जो पॉलिटिकल ग्रुप है हिजबुल्ला, वो लोग जो पेजर्स का यूज करते हैं उनमें ब्लास्ट हुआ 2-3 दिन पहले, शायद कल या परसों की बात है। और उसके जस्ट बाद में न्यूज आती है कि वहां के लोगों जो वॉकी टॉकीज का यूज करते थे उनमें भी ब्लास्ट हुए। पेजर्स क्या होते हैं? पेजर्स आर बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं जिससे कि वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते हैं। ठीक है, वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि मोबाइल फोन के जमाने में कौन पेजर्स का यूज करता है? पेजर्स वर यूज्ड अर्लियर, ठीक है, पुराने जमाने की कम्युनिकेशन डिवाइस है। अब कौन यूज करता है? बहुत रेयर लोग यूज करते हैं। बट यहाँ पे हिजबुल्ला ग्रुप के लोगों का ये मानना है कि अगर वो फोन यूज करते हैं तो इजराइलिस्ट क्या करेंगे, उनके फोन्स को हैक करके उनकी कम्युनिकेशन को लीक कर सकते हैं। पेजर्स आर सिक्योर्ड, उनको हैक करना या उनसे कम्युनिकेशन लीक करना इज नॉट इजियर, सो दैट्स व्हाई दीज पीपल यूज पेजर्स। अब ये जो पेजर्स यूज करते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं ताइवान में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इजराइल की जो मोसाद जो कम्युनिटी नहीं, मोसाद एआई इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, मोसाद जो है उसके एजेंट्स ने क्या किया, ताइवान में जहां पे ये मैन्युफैक्चर होते हैं पेजर्स, वहां से पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक कनेक्शंस के थ्रू इन पेजर्स में कुछ ऐसी डिवाइस इंस्टॉल कर दी जिसकी वजह से ये बाद में ब्लास्ट हुए। तो अब इन्होंने डिवाइस इंस्टॉल कर दी, ताइवान ने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, पेजर्स, और हिजबुल्ला ग्रुप के लोगों ने उसको एक्सेस करना चालू कर दिया। अब जैसे ही वो उनकी पॉकेट में थे, पेजर्स यूजुअली वी कीप इन पॉकेट, ठीक है, तो पेजर्स उनकी पॉकेट में थे, तो इन लोगों ने क्या किया, मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ ऐसा कोड जनरेट किया, तो वो ब्लिंक होने लग गया उनकी पेजर्स पे। जैसे वो ब्लिंक हुआ वो बीप बीप करने लग गया, और वो जैसे कोड जनरेट हुआ वो ब्लिंक करना चालू कर दिया। उसने बैटरी के साथ कुछ ऐसा सिंक्रोनाइज किया कि वो ऑन द स्पॉट ब्लास्ट होना शुरू हो गए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं लेबनान में पूरा एक दहशत का माहौल फैला दिया है इजराइल के मोसाद, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसने। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है एआई का। ठीक है, तो एआई न सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए यूज की जाती है बल्कि नेगेटिवली भी इसको यूज करना चालू कर दिया है लोगों ने। तो इससे रिलेटेड सॉल्यूशंस हो सकता है यहाँ पे आपको देखने को मिले। सो दैट्स व्हाई दीज आर द बेसिक पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग दिस फ्यूचर समिट, कि फ्यूचर में हम क्या क्या चीजों को चेंज कर सकते हैं और कितने बदलाव ला सकते हैं और किस तरीके से हम थोड़ी बहुत चीजों को मोल्ड करके पॉजिटिवली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आज का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो होगा, विच यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस्ड साइनिंग एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद कर्टिन यूनिवर्सिटी मलेशिया फॉर द डेवलपमेंट एंड टीचिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसकी टीचिंग के रिगार्डिंग कर्टिन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया ने कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है।
ठीक है। सो कर्टिन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट एंड टीचिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हमारे पास यहाँ पे सीधा सा आंसर है IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर। तो IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर के साथ कर्टिन यूनिवर्सिटी मलेशिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट एंड टीचिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो इस तरीके से वी डू हैव डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो 5 ओवरऑल मेजर और करंट इश्यूज। आगे के फर्दर वीडियोस में आपको थोड़ा बहुत लेंदी मिल सकता है, क्वेश्चंस हमारे एक्सटेंड होंगे डेफिनेटली। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको कंटेंट सही लग रहा हो और कुछ आपका रिक्वायरमेंट है रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।